हेलो एवरीवन। वेलकम टू वी एडुकेटर। तो वी एडुकेटर्स पे जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं जो सब्जेक्ट को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उसी सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज अपन डिस्कस करेंगे। बट उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पहले जो आपके कॉम्पिटिटिव क्राइटेरिया है उसके बारे में जो नई कुछ इन्फॉर्मेशन आई है वो शेयर करते हैं। अभी देखिए कि अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आईआईटी के एग्जाम्स हैं उनकी डेट आ गया है। उसमें 4 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कुछ चॉइसेस हैं। दैट मीन्स की सिलेबस वही है, कॉम्पिटिटिव नेचर भी वही है, लेकिन सब्जेक्ट का जो रिलेटेड एग्जाम आपको मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन अपने को देखने को मिलेगा। तो आईआईटी की जो गाइडलाइंस हैं वो अपने पास आ गई हैं। इसी तरीके से कुछ दिनों में होपफुली नीट के लिए भी एक डेट और पेपर होने का जो एक मैनर है, जो तरीका है, ये अपने सामने आ जाएगा। तो अब अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर पेपर अपने टाइम पे आपको देने हैं तो उसके लिए तैयारी भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके सीरियस हैं। सीरियस कंपटीशन कहा जाता है आईटी और मेडिकल एग्जाम को अपने इंडिया में। तो इसके लिए प्रिपरेशन का जो मेथड है वो भी कहीं ना कहीं सीरियस होना चाहिए। तो इसी प्रिपरेशन में आज जो अपना टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिएक्शन मैकेनिज्म में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही वास्ट रोल प्ले करता है। टॉपिक अपना रहेगा रेजोनेंस। तो चलिए देखते हैं टॉपिक में किन किन कंडीशंस को अपने को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉपिक रेजोनेंस। और रेजोनेंस को कुछ अदर नेम अगर मैं देना चाहूं तो इसके वैसे तो कई सारे नेम होते हैं। डीलोकलाइजेशन है, कॉन्जुगेशन है और मीजोमेरिक इफेक्ट भी। तो रेजोनेंस बोलो या इसको अपन कह सकते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस बोलोगे तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं आर इफेक्ट से, और अगर मीजोमेरिक इफेक्ट है तो इसके लिए टाइटल अपन क्या यूज करेंगे, एम इफेक्ट। अब देखो कि कहीं ना कहीं इसको कहीं तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहली डेफिनेशन अगर यहाँ पे अपन रेजोनेंस फिनोमेना की प्रोड्यूस करें तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में दो ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स की अपन बात कर सकते हैं। सम इलेक्ट्रॉन्स आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजोनेंस में उन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे जिनको हम किस तरह का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि सबसे पहले तो रेजोनेंस को स्टार्ट करने से पहले जो जरूरी इंफॉर्मेशन है अपने को किसके बारे में समझना होता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग सिंपली अगर अपन देखें तो कोई भी अपने पास एक मॉलिक्यूल है जहां पे ए और बी दो एटम कनेक्टेड है, या मैंने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल भी ले लिए, एक मॉलिक्यूल मैंने ए ले लिया और एक मॉलिक्यूल मैंने क्या ले लिया, बी। अब देखो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ए से बी पे ये कंप्लीट माइग्रेट होने की टेंडेंसी रख रहा है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ए से जा रहा है और कहां पे पहुंच रहा है, बी पे, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन कह सकता हूं, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं, या फिर इसके लिए एक वर्ड होता है डीलोकलाइज हो जाना, अपनी पोजीशन से शिफ्ट होके दूसरे पे आ जाना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे पे ट्रांसफर होने की टेंडेंसी शो करेगा तो उसको मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन। या फिर कोई इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे पे ट्रांसफर आप कर पा रहे हो तो इनको भी अपन कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स की ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रांसफरेबल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्प्लेस जिनको किया जा सकता है, उनको हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन दो फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो ये बॉन्डेड पेयर की फॉर्म में आपको मिलेंगे, और या फिर हो सकता है कि बॉन्डेड ना हो तो ये किस फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, लोन पेयर में। तो बॉन्डेड पेयर हो या लोन पेयर हो, अगर ट्रांसफर हो पा रहा है इलेक्ट्रॉन का तो उनको मैं क्या बोलूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन। और इसी पाई इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को अपन आज किस नाम से डिफाइन करने वाले हैं, रेजोनेंस। अब देखोगे रिफाइन डेफिनेशन नंबर 1 में अपन ने एक सिंपल कंपाउंड लिया सीओ। तो एक नेम अगर इसको दिया जाए तो ये बेसिकली होता है कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके दो पार्ट होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, उनकी बात आगे करेंगे। अभी सिंपल अपने पास अगर इसमें कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो डबल बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पास कौन सा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है किस एटम के साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ये भी मुझे मालूम है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कंपेयर करूं तो नेगेटिविटी में ऑक्सीजन का नेगेटिविटी हमेशा किसके कंपैरेटिवली बेटर कहा जा सकता है, कार्बन के। इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा नेगेटिव है
तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन से ऑक्सीजन की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब देखो कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंप्लीटली ट्रांसफर होने का टेंडेंसी भी रखते हैं। कार्बन से इलेक्ट्रॉन का पेयर गया है तो चार्ज विल बी पॉजिटिव, और ये पेयर अगर ऑक्सीजन पे जाके कलेक्ट होता है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बनेगा। तो कार्बन से ऑक्सीजन पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और इस स्ट्रक्चर को अपन कितने फॉर्म में देख पा रहे हैं, दो फॉर्म में। तो इसी फिनोमेना को अल्टीमेटली मैं क्या नाम दे सकता हूँ, रेजोनेंस। तो अगर इस एग्जांपल के बिहाफ पे कोई डेफिनेशन लिखी जाए तो लिखा जा सकता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट कंपाउंड इज नेम्ड एज रेजोनेंस। तो पाई इलेक्ट्रॉन का कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो एक शिफ्टिंग है उसका नेम हो गया रेजोनेंस। अब देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में कई तरीके के नाम आते हैं, कुछ टेम्परेरी हो जाते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट वीक होते हैं और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्गर। तो जैसे नेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये डाइपोलर फॉर्म में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल में एक परमानेंट नेचर शो करेगा, और साथ में अगर इलेक्ट्रॉन को आप कंप्लीट ट्रांसफर कर पा रहे हो तो ये जो इफेक्ट है इसको अपन किस तरह का इफेक्ट कंसीडर करेंगे, एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें हम बात करते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन से एक एटम से दूसरे पे माइग्रेट ही नहीं होते, तो इंडक्शन वीक था, लेकिन यहां माइग्रेशन हो पा रहा है, तो रेजोनेंस क्या है, एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। तो सबसे पहली डेफिनेशन, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो रेजोनेंस होगा। अब देखो कि इसी रेजोनेंस को थोड़ा सा और वर्ड से डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा और ऑथेंटिक बनाते हैं। तो इस डेफिनेशन नंबर सेकंड में अपन ने सिंपल एक एग्जांपल लिया। ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसकी दो स्ट्रक्चर अपने सामने हैं, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इस मॉलिक्यूल को जैसा अपन सबको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं, अब देखो कि बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन का एक साइक्लिक चेन होता है अपने पास, और ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे कितने पाई बॉन्ड नजर आते हैं, 3। तो सिंपल मैंने कार्बन की मार्किंग स्टार्ट किया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 1 2 3 4 5, और इसको भी ऐड कर लिया तो ये कौन सा नंबर हो गया, 6। तो ये स्ट्रक्चर बना लिया हमने बेंजीन का। मैं सिंपली दो कार्बन की बात करता हूं, मुझे डेटाबेस किनका कलेक्ट करना है, कार्बन 1 और 2 का। अब देखो कि पहले वाले स्ट्रक्चर में कार्बन 1 और 2 में जो बॉन्ड ऑर्डर अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 2। और अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में है तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाता है 1.34, और कार्बन कार्बन के डिस्टेंस को मैं कह सकता हूं बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करूं तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कार्बन 1 2 में मिल रहा है मेरे को 2, और बॉन्ड लेंथ कितनी मिल पा रहा है, 1.34। लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रक्चर नंबर सेकंड को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो अब अगर मैं कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच की ही बात करूं तो ये जो पहले बॉन्ड तो अपने को कौन सा मिल पा रहा था, डबल, लेकिन अब ये बॉन्ड अपने को यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बॉन्ड हो गया सिंगल। तो इसका मतलब इस बार बॉन्ड ऑर्डर आपका हो गया 1, सिंगल बॉन्ड हो गया। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो ये 3 4 से बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, 1.54। तो कार्बन 1 2 के दो तरह के डेटा मुझे मिले स्ट्रक्चर को देख के। जो डेटा दिया जाता है इसको बोला जाता है थ्योरेटिकल वैल्यूज। अब देखो कि अगर मैं थ्योरेटिकल वैल्यूज को कंपेयर करूं ऑब्जर्व वैल्यू से, ऑब्जर्व का मतलब कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो बेंजीन में कार्बन 1 2 या कोई भी कार्बन कार्बन के बीच का अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा तो ना तो ये 2 होता है ना ये 1 होता है, ये ऑर्डर बेसिकली कितना आता है, 1.5। अगर बॉन्ड लेंथ को भी मैं कंपेयर करता हूं तो ये डेटा ना तो अपने को 1.34 देता है ना 1.54 देता है। कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.39। तो सिंपली मुझे ये मालूम चलता है कि बॉन्ड लेंथ हो या बॉन्ड ऑर्डर हो, इनके थ्योरेटिकल वैल्यूज में और इनके ऑब्जर्व वैल्यूज में एक डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है। एक तरह से थ्योरेटिकल का जो एक एवरेज है ये देखने को मिल रहा है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में। तो ये जो थ्योरेटिकल वैल्यूज और ऑब्जर्व वैल्यू में डिफरेंस है, इसका एक रीजन कहा जा सकता है, और उस रीजन का नाम क्या हो गया, रेजोनेंस। अब देखो कि इस एग्जांपल में एक डेफिनेशन तो मैं ये दे सकता हूं कि अगर किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड लेंथ का या बॉन्ड एनर्जी का थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
अगर ये एक दूसरे से डिफर कर रहा है तो इसके लिए एक रीजन हो सकता है अपना रेजोनेंस। अब देखो कि यहाँ पे रीजन को मैंने रेजोनेंस तो बोल दिया, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर चेंज है क्यों, अलग अलग वैल्यूज क्यों मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो सिंपल एक रीजन है, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर मैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड से कंपेयर करूं। अब देखो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पिछले वाले स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि स्ट्रक्चर 1 और 2 में इनको फिक्स किया हुआ था कहीं ना कहीं, और अब अगर मैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल की वैल्यूज की बात करूं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली फिक्स नहीं होते, स्टेशनरी नहीं होते, लोकलाइज नहीं होते, कहीं ना कहीं ये बेंजीन के न्यूक्लियस के अराउंड इस मैनर में डीलोकलाइज होते रहेंगे पूरे रिंग में। और ये जो डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का है, इसी को अगर मैं कुछ नाम देना चाहूं तो ये डीलोकलाइजेशन क्या है, ये रेजोनेंस है। तो इसको एग्जाम्पल को ऐड करके इसके हाइब्रिड को देख के अगर मैं बात करूं तो एक डेफिनेशन ये भी लिखा जा सकता है कि अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अगर डिफर आ रहे हैं तो ऐसा इस वजह से हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं एटम टू एटम, और इसी डीलोकलाइजेशन का नाम क्या है, रेजोनेंस। तो सेकंड डेफिनेशन से कुछ और चीजें अपने को रेजोनेंस में ऐड करने को मिला। अब देखो कि कुछ एग्जांपल ऐड करते हैं, जैसे बेंजीन के साथ कुछ आयंस में डील करते हैं। यहाँ पे मैंने रेजोनेंस को समझने समझाने के लिए कौन सा आयन ले लिया, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन को एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जा सकता है CO3-2। अब देखो कि अगर मैं CO3-2 में भी कुछ रेजोनेंस जैसे कनेक्शन को बनाऊं तो सेंट्रल एटम अपने पास कार्बन है और ये कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 3, और इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, 2। तो अगर मेरे से कोई बोले कि कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, अब देखो कि मुझे कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो सेंट्रल एटम तो कार्बन लेना ही है, इससे कितने ऑक्सीजन कनेक्टेड करने हैं, 3, और ओवरऑल चार्ज भी मुझे कितना मेंटेन करना है, 2। तो मैंने एक ऑक्सीजन बना दिया न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब इसकी वैलेंसी 2 होता है तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और 2 ऑक्सीजन बना दिए मैंने जिन पे ओवरऑल मैंने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -2। तो वैसे तो ये तीनों ऑक्सीजन देखो सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नंबर इनको दे देते हैं, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, और इसको मैंने क्या बोल दिया, ऑक्सीजन नंबर 3। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ मुझे मालूम चलता है कि ऑक्सीजन 1 न्यूट्रल है लेकिन 2 और 3 ये चार्ज हो गए। अब किसी ने सेकंड स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर दिया, उसने ऑक्सीजन नंबर 1 को बना दिया चार्ज, ऑक्सीजन 3 पे भी बना दिया चार्ज, और न्यूट्रल किसको बना दिया, 2 को। इसी तरीके से किसी ने एक थर्ड स्ट्रक्चर भी बना दिया जिसमें 1, 2 तो बना दिए चार्ज के साथ, और तीसरे वाला ऑक्सीजन बना दिया न्यूट्रल। तो अगर मुझको कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाने को बोला जाए तो ओवरऑल में कितने स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, क्योंकि मतलब सबका सेम ही निकल के आ रहा है। तो ये जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बोनेट आयन के अपन ने बना दिए हैं, इनको भी अगर अपन नेम दें तो ये बेसिकली है रेजोनेटिंग आयन का नेम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो अब इस रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर से भी अगर मैं एक नया डेफिनेशन रेजोनेंस का बनाऊं तो कार्बोनेट आयन को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो क्या मुझे ये तीनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, और इन तीनों को मैं अगर रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल रहा हूं तो ये जो फिनोमेना है इसको भी मैं क्या नाम दूंगा, ये भी रेजोनेंस है। अब देखो कि यहाँ पे अगर तीसरा डेफिनेशन थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में अपन चले तो जब किसी भी मॉलिक्यूल में हम बॉन्डेड पेयर्ड और नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अलग एक्सप्रेस करते हैं तो इसको बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब अगर मैं देखूं कि किसी न्यूट्रल कंपाउंड को, किसी आयन को या फ्री रेडिकल को अगर मैं एक से ज्यादा लुईस डॉट फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ही क्या है कि उसमें रेजोनेंस है। एक से ज्यादा लुईस डॉट फॉर्मूला जब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, और इसी इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को आप क्या नाम दोगे, रेजोनेंस। तो दो तरह की डेफिनेशन अपने को मिला रेजोनेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखो कि एक्चुअल डेफिनेशंस तो ये हैं। अब अगर इस रेजोनेंस फिनोमेना को, क्योंकि हमें कई बार ये अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चन में, बहुत सारे लॉजिकल पार्ट आपके रेजोनेंस में आएंगे जो मैं टाइम टू टाइम लाऊंगा। अब थोड़ा सा अगर मुझे बहुत इजी लैंग्वेज में जाना है, दैट मीन्स कि अगर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं रेजोनेंस के, तो एक तीसरा डेफिनेशन और लेके चलते हैं जिसमें सबसे इजी रहेगा इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो आते हैं अपने डेफिनेशन नंबर 3 पे।
तो ये उतना ज्यादा करेक्ट नहीं होता, लेकिन अप्लाई करने में ज्यादातर अपने बुक्स वगैरह में कौन से डेफिनेशन को अपन मान के चलते हैं, थर्ड को। तो थर्ड डेफिनेशन का स्टेटमेंट ये होता है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। तो इसका मतलब तीसरा डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर किसी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो या वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो किस तरह के इफेक्ट को आप इजीली वहां पे एक्सप्रेस कर पाओगे, रेजोनेंस को। अब देखो कि मुझे डेफिनेशन नंबर 3 को अगर थोड़ा सा डिटेलिंग में ले जाना हो, तो मुझे दो वर्ड देखने पड़ेंगे। एक तो कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, और एक साथ में देखना पड़ेगा कि पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड का मतलब तो कंपाउंड में कौन से इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्जुगेशन का मतलब सिंपल होता है ऑल्टरनेटिव पैटर्न। ऑल्टरनेटिव का मतलब 1 3 5 7 9। अगर मैं इन नंबर्स को एक पोजीशन की फॉर्म में बात करूं, तो जब भी ऑल्टरनेटिव पोजीशंस की बात होगी तो ऑल्टरनेटिव के लिए कौन सा वर्ड अपने पास आ गया, कॉन्जुगेटेड। तो ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मॉलिक्यूल में किसको डिफाइन किया जा सकता है, रेजोनेंस को। तो देखते हैं पहले कि ये ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेटेड पोजीशंस और पाई बॉन्ड को अगर मैं इसमें मिक्स करूं, तो कितने तरह के कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो मेरा एजेंडा है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले देखते हैं, एक सिंपल मैंने कंपाउंड लिया जिसमें एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन कार्बन में हो गया। मुझे सिंपल देना है नंबरिंग में, अगर यहां से स्टार्ट करूं तो कितने टोटल कार्बन की चेन मैंने बना दिया, 4। पहली पोजीशन पे ये जो बॉन्डेड पेयर है, ये बेसिकली पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन के बाद अगला जो पाई बॉन्ड है, ये कौन सी पोजीशन पे नजर आता है, थर्ड पे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पैटर्न बना हुआ है पाई और पाई बॉन्ड के बीच में। तो ये जो सिस्टम है इसको बोला जाएगा कॉन्जुगेशन। किन का है, पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेटेड है, पाई बॉन्ड के साथ। तो अब देखो कि इसका सेकंड एग्जांपल लिया है। सिंपल देखिए कि कार्बन की जगह मैंने कौन सा आइटम ले लिया, ऑक्सीजन। वापस एक नंबरिंग पैटर्न स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड नजर आता है, पाई बॉन्ड। और वापस अगर मैं ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेटेड पे जाता हूं, तो इसके साथ कौन सा बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड ही है। तो जब 1 3 5 पे पाई बॉन्ड होंगे तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा, इसमें पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेटेड नजर आता है, पाई बॉन्ड के साथ। तो ये एक तरह का कॉन्जुगेशन हो गया जब पाई और पाई बॉन्ड के बीच में बनेगा। अब देखो कि पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, पाई इलेक्ट्रॉन दो फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। या तो ये बॉन्डेड पेयर की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर किसकी फॉर्म में मिल सकते हैं, लोन पेयर। तो बॉन्डेड पेयर की बात तो अपन ने कर लिया, अब किसकी बात करते हैं, लोन पेयर की। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लोन पेयर की कुछ एग्जांपल ली, जैसे ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2, और ये जो क्लोरीन है ये किस नंबर पे आपको नजर आता है, थर्ड पे। अब देखो कि 1 पोजीशन पे तो कौन सा बॉन्ड मैं कह सकता हूँ, सीधा पाई बॉन्ड। थर्ड पोजीशन पे हर हेलोजन की तरह क्लोरीन पे भी कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको आप लोन पेयर्स बोलते हो। कितने लोन पेयर होते हैं, 3। तो 1 पे तो पाई बॉन्ड है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में नजर आते हैं, लोन पेयर। तो इसका मतलब इस बार पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेटेड हुआ, लोन पेयर के साथ। तो ये एक और कॉन्जुगेशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 3 पे, ऑक्सीजन पे भी कितने लोन पेयर्स होने की मैं बात करता हूं, 2। तो सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सिस्टम पाई बॉन्ड के साथ में किसके साथ कॉन्जुगेटेड नजर आता है, लोन पेयर। थर्ड वाले एग्जांपल में भी ये 1 है तो नाइट्रोजन 3। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड देख पा रहे हो, पाई बॉन्ड। और थर्ड पोजीशन पे ये नाइट्रोजन है, तो पाई बॉन्ड के साथ कौन इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर। तो दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम न्यूट्रल कंपाउंड में मिलते हैं। पहला कॉन्जुगेशन तो हो जाता है पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड का, और अगला कॉन्जुगेशन हो जाता है पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर। तो न्यूट्रल में कॉन्जुगेशन क्या है, क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा चार्ज स्पीशीज की तरफ। नंबरिंग गेम है, सिंपल मैंने ये बोला, ये 1 2 ये 3। यहाँ ये 1 है तो ये कार्बन 3, यहाँ पे भी ये 1 है तो ये कार्बन हो गया 3। पहली पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, इसके साथ कौन सा चार्ज है जो आपको नजर आता है कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड के साथ किसका कॉन्जुगेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड में भी पाई बॉन्ड के साथ अगर मैं अब देखूं तो कौन सा चार्ज कॉन्जुगेटेड नजर आ रहा है मुझे, नेगेटिव चार्ज। और थर्ड में अगर मैं देखूं तो पाई बॉन्ड के साथ ही मैंने एक स्टार यहाँ पे बनाया हुआ है। स्टार का मतलब ये होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन के कुछ नाम होते हैं, जैसे आप इसको आप ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हो, अनपेड बोलते हो।
लेकिन अगर ये कार्बन जैसे किसी एटम पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको मैं नाम देता हूं फ्री रेडिकल। तो अब अगर देखा जाए तो पाई बॉन्ड के साथ ये ऑड इलेक्ट्रॉन ये भी डिलोकलाइज होगा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन का नेचर आपको मिलेगा पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेटेड है, फ्री रेडिकल के साथ। तो टोटल कितने तरह के कॉन्जुगेटेड पोजीशंस हो गए, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विद लोन पेयर और पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड। तो अगर आपके किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी स्पीसीज में इन पांचों में से कोई एक कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है तो वहां पे डेफिनेटली किसकी बात हो सकती है, रेजोनेंस की। अब देखो कि कॉन्जुगेशन के बिहाफ पे रेजोनेंस को अगर मैं कनेक्ट करूं तो एक फुल एंड फाइनल लास्ट वर्ड लाते हैं रेजोनेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड को एज ए एग्जांपल लिया जिसको आप बोलते हो एक्रेलिक एल्डिहाइड या इसका नेम होता है एक्रोलीन। तो एक्रोलीन एक न्यूट्रल एल्डिहाइड है, CH टू डबल बॉन्ड CH एंड CHO। अब देखो कि एक एल्डिहाइड है, नाम एक्रोलीन हो गया, नाम से अपने को मतलब नहीं क्योंकि मुझे तो यहाँ पे किसको लेके आना है, रेजोनेंस को। तो रेजोनेंस के लिए अभी जो हमने सीखा कॉन्जुगेशन जरूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्जुगेशन किस तरीके का है। ये पहला नंबर हो गया, तो ये कार्बन कौन से नंबर पे नजर आ रहा है, थर्ड पे, क्लियर है। पहली पोजीशन पे किसको आप देख पा रहे हो, पाई बॉन्ड, और थर्ड पोजीशन पे वापस पाई इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में नजर आते हैं, पाई बॉन्ड। तो आपका जो एक्रेलिक एल्डिहाइड या एक्रोलीन है इसमें कॉन्जुगेशन नजर आता है पाई और पाई बॉन्ड का, और कॉन्जुगेशन है इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट या माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्टिंग की अपन बात करते हैं। कार्बन कार्बन नेगेटिविटी डिफरेंस सेम है लेकिन कार्बन से ज्यादा नेगेटिविटी किसका है, ऑक्सीजन का है। अब अगर मैं नेगेटिविटी को यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ रीजन बनाऊं तो ऑक्सीजन इज ऑलवेज मोर नेगेटिव देन कार्बन। इसका मतलब ये कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे, ऑक्सीजन पे। कार्बन से कहाँ ये शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे। तो कार्बन से मैंने शिफ्ट करा दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो चार्ज विल बी नेगेटिव चार्ज। तो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। अब देखो कि यहाँ तो पाई और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन था। अब मैं रहता हूँ स्ट्रक्चर नंबर 2 पे। अब अगर ये 1 है तो ये कार्बन किस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, थर्ड को। फर्स्ट पोजीशन पे तो अभी भी आप कौन सा बॉन्ड देख पा रहे हो, पाई बॉन्ड, लेकिन अब थर्ड पोजीशन पे किस तरह का चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अभी भी कॉन्जुगेशन है तो अभी भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, रेजोनेंस होगा। अब देखो कि 1 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बॉन्डेड पेयर है, थर्ड पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को अपन क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, कम से कम है, और इलेक्ट्रॉन का जो एक फ्लो है ये हाई डेंसिटी से लो की तरफ ही होता है। तो इसका मतलब सिस्टम में कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो की तरफ माइग्रेट करेगा। इसका मतलब 1 से कहां पे पहुंचेगा, 3 पे पहुंचेगा। तो 1 से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दिया तो चार्ज पॉजिटिव आ गया। थर्ड वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का एक पेयर शिफ्ट हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे कंपाउंड में जब जब मैंने इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किए तो ओवरऑल ये कितने स्ट्रक्चर आपके सामने आ गए, इसने 3 स्ट्रक्चर बना दिए। इन तीनों को क्या बोलोगे आप, ये रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो पूरा इफेक्ट है यही क्या है, रेजोनेंस है। तो अब जितना भी हमने रेजोनेंस के बारे में अभी पढ़ा सबको मिला जुला के एक डेफिनेशन बनाते हैं। अगर हमें किसी को बताना है, किसी को समझाना है या क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना है तो सबसे इजी वर्ड जो हो सकते हैं रेजोनेंस के लिए, उसको समझो। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन से दूसरे पे जब भी डीलोकलाइज होते हैं तो इस डीलोकलाइजेशन के अकॉर्डिंग, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस होता है। उन स्ट्रक्चर को आप कहते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस, या फिर इसका एक नेम होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। इसी को डीलोकलाइजेशन भी आप कह सकते हो और इसी को क्या बोल सकते हो, कॉन्जुगेशन। तो ये है रेजोनेंस जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। इस लेक्चर में तो हमने सिंपली बात किया इसकी डेफिनेशन का। तो इन सब चीजों को हमें समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हम सिंपली इन चीजों को याद करेंगे तो जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको अपन इतना आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
हर क्वेश्चन में एक नया लॉजिक लगेगा, लेकिन वन बाय वन अगर चीजों के कंसेप्चुअल अपन बिल्डिंग करते चल जाएं, दैट मीन्स हर चीज को अपन समझ के स्टार्ट करें, तो ये चीजें अपने लिए हैंडफुल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटे छोटे लॉजिक से मिलके ही बनता है। समझते हुए चलोगे तो इन लेक्चर से भी आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली कंप्लीट कर पाओगे। तो ये बात इस लेक्चर में हमने किया, व्हाट इज रेजोनेंस। अगले लेक्चर में अपन बात जो करेंगे वो है स्पेशल कंडीशंस और रेजोनेंस। रेजोनेंस कंपाउंड में अप्लाई कैसे होता है, कितने तरीके से उसको आप डिवाइड कर सकते हो, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस रेजोनेंस वाले एस्पेक्ट से बनाए जा सकते हैं। तो अभी के लिए इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वापस से कंटिन्यू करेंगे स्पेशल कंडीशन ऑफ रेजोनेंस से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर कोई भी लॉजिक्स या पॉइंट्स या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमें समझने हो तो कमेंट बॉक्स में आपके आप कमेंट कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को भी अपन शामिल करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन की, ये जो वी एडुकेटर ऐप है इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो। यहाँ पे लाइव क्लासेस नीट ड्रॉपर्स के लिए ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, जिसमें आप एनरोल अपने आप को कर सकते हो। जो फीस स्ट्रक्चर है, जो तरीका है एनरोल होने का, वो सब आपको ऐप पे मिलेगा, उसको डाउनलोड करो। एक हैंडफुल 4 मंथ का पैकेज है फिजिक्स केमिस्ट्री का, जिससे काफी सारी चीजें आपकी सॉल्व हो सकती हैं अगर हमें 2021 में एग्जाम देना है। तो अभी के लिए यहाँ पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस।